Is my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So uh, we from the past lectures we do some Power Query transformations on calendar table and customer table. Okay. So another tables we want to transform is sales tables. Okay. So if we take the txt connectors and see over here, यहाँ पे हमारे पास 4 साल का डेटा है. दिस इज द डमी डेटा. ओके, सो 15, 16 एंड 17 ये मेरे पास 3 साल का डेटा है यहाँ पे. सो ये 3 साल का डेटा मुझे पावर क्यूरी में लेके जाना है. तो मैं एक एक फाइल लोड कर रहा हूँ. आप भी ये तीनों 15, 16 और 17 3 साल का डेटा लोड करो पावर क्यूरी में. 2015, 16 एंड 17 मैं डायरेक्टली पावर क्यूरी से भी डेटा को लोड कर सकता हूँ. यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन है न्यू सोर्स टेक्स्ट CSV 16. ओके, जैसे टेबल लोड हो जाते हैं मुझे बताओ फिर. Done, sir. सबका हो गया. अभी एक ऑब्जर्व हमने किया तो ये बेसिकली टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तीनों टेबल्स में सेम ही है. 15, 16, 17 जस्ट उसमें डेटा अलग अलग साल का है. अगर मैंने 15 का टेबल देखा तो उसमें भी 8 कॉलम है और जो कॉलम का नेमिंग भी है वो भी सेम ही है. ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट सेम सेम ही है एकदम. ठीक है. तो इन शॉर्ट इंस्टेड ऑफ कीपिंग 3 टेबल्स मैं एक काम कर सकता हूँ. ये 15, 16, 17 का डेटा एक दूसरे के अंदर अपेंड कर सकता हूँ. इसको मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके एक टेबल बना सकता हूँ जिसमें तीनों का डेटा रहेगा. ओके. सो ये जो अपेंडिंग है ये अपेंडिंग हम पावर क्यूरी में कैसे करते हैं. मान लो मुझे मल्टीपल टेबल्स है. उस टेबल्स को एक दूसरे के अंदर मतलब एक ही टेबल में डेटा को एक दूसरे के ऊपर अपेंड करना है. लेकिन ये जो अपेंडिंग हम करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है कि जो मान लो कि ये ऑर्डर डेट का कॉलम है 2015 के टेबल का. ये अपेंड होगा 2016 की ये ऑर्डर की डेट के ऊपर. बट ये इसका जो डेटा टाइप है ये भी डेट होना चाहिए. और क्योंकि जो 15 का डेटा 15 का जो टेबल है उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेट का जो डेटा टाइप है वो भी डेट ही है. इसका मतलब जो कॉलम आप अपेंड करोगे तो उस कॉलम का डेटा टाइप और जिस टेबल के अंदर अपेंड कर रहे हो उस कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. ठीक है. ये क्लियर है. इसमें कुछ डाउट है. मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 2015, 16, 17 तीन टेबल है. इनको इन 3 टेबलों की जगह मैं एक टेबल ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसमें तीनों ईयर का डेटा हो. तो उसके लिए अपेंड अपेंड मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना. अपेंड का मीनिंग है. तो अगर मुझे अपेंड करना है ये डेटा ये टेबल इस टेबल के ऊपर और इस टेबल को इस टेबल के ऊपर तो एक तो जिनके कॉलम्स जो रहेंगे वो कॉलम्स ज़्यादा भी रहेंगे तो चलेगा लेकिन मोस्टली सेम कॉलम्स. और इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेटा टाइप जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए प्लस कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए. ठीक है. ये क्लियर है. Yes, Yes, sir. sir. ओके. सो हमारे पास यहाँ पे होम में
यहाँ पे देखो अपेंड क्यूरीज करके एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन और मिलते हैं। फर्स्ट इज अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू। अभी ये अपेंड क्यूरीज, हम अभी अपेंड क्यूरीज न्यू करके ऑप्शन ले रहे हैं। अपेंड क्यूरीज का ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से मैंने 2015 का टेबल सेलेक्ट किया है, मैं होम पे जा रहा हूँ, अभी यहाँ भी यही पे ध्यान दो, बाद में आप करना इसको। मैंने 2015 का टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अपेंड क्यूरीज के ऑप्शन में जा रहा हूँ, अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक पॉपअप मेरे सामने आ रहा है, मुझे पूछ रहा है वो कि आपके पास टेबल कितने हैं, 2 टेबल है या 2 से ज्यादा टेबल है। मेरे पास ऑब्वियसली 3 टेबल है ना, तो मैं ये सेकंड ऑप्शन ले रहा हूँ, 3 और मोर टेबल्स। जैसे ये 3 और मोर टेबल्स मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था ना, वो ये यहाँ पे 2 विंडोज है, एक अवेलेबल टेबल्स, जितनी मेरी टेबल्स यहाँ पे है अवेलेबल वो सारे टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे, और जो टेबल मुझे अपेंड करने हैं वो टेबल्स इस साइड में, राइट साइड में। यहाँ पे फर्स्ट टेबल जो है वो फर्स्ट टेबल बाय डिफॉल्ट आया है जो मैंने सेलेक्ट किया था पहले, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके ही मैंने मर्ज क्यूरीज न्यू का ऑप्शन लिया हुआ है। मेरे बचे हुए टेबल्स कौन से 2016 एंड 17 के, तो मैं 2016 का टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस ऐड पे क्लिक करके उसको इस वाले टेबल्स अपेंड के विंडो में लेके आ रहा हूँ। सेम वे में 17 को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे पास सेल्स के 2015, 16 और 17 3 टेबल है, करेक्ट। वंस ये मैंने सेलेक्ट कर लिया टेबल जो मुझे अपेंड करने हैं, मैं यहाँ पे ओके हिट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपेंड 1 करके एक टेबल क्रिएट हुआ है सेपरेटली। यहाँ पे टेबल वो एक क्रिएट हुआ है अपेंड 1 करके। अगर इसमें मैंने देखा, लेट्स से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट के ऊपर एक कॉलम बनाते हैं ईयर का, ताकि हमें पता चले कि कितना डेटा आया हुआ है। मैं एक ईयर का कॉलम बना रहा हूँ इस अपेंड 1 नए वाले टेबल में, तो यहाँ पे मुझे ईयर दिख रहा है। इस ईयर को अगर मैंने एक्सपांड किया यहाँ पे और लोड मोर किया, देखो मेरे पास अभी 2015, 16 और 17 तीनों ईयर का डेटा एक ही टेबल में आया है। तो अपेंड ऑपरेशन मतलब टेबल को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना। उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, आपका जो टेबल है उस टेबल का जो कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. अभी आप अपेंड करो उसको। ऑप्शन लेना है अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू। हमने न्यू लिया इसलिए नया टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सर एक बार जरा फिर से स्टेप बताइए। ये देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो टेबल को मुझे अपेंड करना था 15, 16, 17 ये 3 टेबल है, तो फर्स्ट टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। होम में जाके मैंने अपेंड क्यूरीज के ऊपर क्लिक करके अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू सेलेक्ट किया। वंस मैंने अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको लेना है 3 और मोर टेबल्स, क्योंकि आपके टेबल्स 3 है, 2 नहीं है। अगर 2 होते तो 2 टेबल्स में काम हो जाता। 3 और मोर टेबल्स जब करते हो तो जो टेबल आपने सेलेक्ट किया था वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड की लिस्ट में आ गया है, जिस टेबल को आपको अपेंड करना है। और इस साइड में जितने टेबल्स आपके पास अवेलेबल है सारे, कैलेंडर, कस्टमर, ये 3 सेल के, ये सारे आ जाएंगे। अभी अपेंड 1 भी इस लिस्ट में आ गया। फिर मैं 16 और 17 को इस बटन के थ्रू ऐड करूंगा ये वाले पॉपअप में, टेबल्स टू अपेंड की लिस्ट में। वंस मेरे तीनों टेबल यहाँ पे आ गए, मैं ओके करता हूँ बस।
ओके सर। सर ये राइट साइड के ऑप्शन में आ जाते हैं ना, फिर ऐड करना पड़ता है ना। हाँ, ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। बट सर मुझे वो फाइल नहीं दिख रही जिससे को आप अपेंड सर वन दिख रहा है। आपकी सर जो 2017 वाली फाइल है सर, उसमें एरर आ रहा है, शो कर रहा है पावर बीआई में। आपकी यहाँ पे शो कर रहा है ना? यस सर। 29,482 82 रोज लोडेड, 17,681 एरर्स। तो आपने वो फाइल में जाके ये चेंज किया था, ऑप्शनल सेटिंग में जाके, रीजनल सेटिंग? यस सर। एक बार चेक करो वापस। फिर से चेक कर रहा हूँ। सेटिंग्स। रीजनल सेटिंग्स। हाँ सर, इंग्लिश इंडिया आ रहा है। हाँ, तो उसको चेंज करके। सर ये बार बार चेंज क्यों हो जाता है बार बार? मैं दो नहीं, तीन बार कर क्योंकि चुका शायद हो सकता है कि आप डेटा को बार बार लोड कर रहे हो ना, जिसमें डेट्स की कॉलम है। हूँ। ओके सर, अब हो गया आपसे। यहाँ तक हो गया सबका? अपेंड समझ में आ गया? ये अपेंड न्यू टेबल कैसे जनरेट हुआ है? Yes, sir. यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है अपेंड क्यूरीज, यहाँ पे देखो नेम में ही है उसके कि अपेंड क्यूरी जो है, ये जो ऑपरेशन है दिस इज अपेंड ऑपरेशन। अगर उस ए वाला अपेंड ऑपरेशन मुझे इन तीनों टेबल को टच ना करते हुए एक सेपरेट टेबल में चाहिए, तो मैं अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू कर रहा हूँ। अगर मुझे इसी टेबल में मान लो कि मैंने 2015 का टेबल सेलेक्ट किया, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे इस टेबल में मेरा 2015 का डेटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपेंड क्यूरी करता हूँ डायरेक्टली, अपेंड क्यूरीज ऊपर वाला ऑप्शन है मैंने 2015 पे, तो भी सेम ऑप्शन मुझे पूछेगा वो। ये देखो यहाँ पे अभी पूछ रहे हैं, मुझे बोल रहा है कि ये करंट टेबल है, टेबल टू सेलेक्ट, ये 16, ये 17, और इसको मैंने अगर ओके किया तो नया टेबल क्रिएट नहीं होगा। इसी टेबल में ये 15 का जो टेबल था ना, इसी टेबल में एक नया एक दो ये 16 और 17 का डेटा ऐड हुआ है। इसको कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे सेम वे मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट के थ्रू एक नया कॉलम ऐड किया यहाँ पे ईयर का। तो इसको अगर मैंने चेक किया, देखो 15, 16, 17, एक ही जो 15 का टेबल था जिसमें सिर्फ 15 का डेटा था, उसमें 16 और 17 का ऐड हो गया। समझ में आ गया कि क्यूरी और न्यू क्यूरी में क्या फर्क है? यस सर। ठीक है। अभी इस केस में मान लो कि आपने अभी ये अपेंड वन क्यूरी करके एक नया टेबल बनाया यहाँ पे, और इसको अपने अभी पावर बीआई में लोड कर दिया। बट इशू ये आता है, मान लो कि आपके क्लाइंट का जिसके लिए आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, उसके पास करंट ईयर का मान लो डेटा नहीं है, लेकिन अगले साल उसको मान लो कि 2024 में उसके पास 2000 या 2025 में उसके पास 2024 का डेटा होगा, ठीक है। लेकिन आपने जब रिपोर्ट बनाया था तो आपके पास 2023 तक ही डेटा था, ठीक है, या 2022 तक ही डेटा था। बीच का जो एक साल है, ये एक साल का डेटा जब प्रोड्यूस होगा तभी वो क्लाइंट के पास अवेलेबल होगा। लेकिन आपने जो रिपोर्ट बनाया उस रिपोर्ट में अगर 2022 तक ही डेटा आपने फेच किया हुआ है, तो ये रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट 2023 का डेटा लेगा कि नहीं लेगा? ये वाली सिनारियो से, जैसे आपने अभी यहाँ पे 15, 16, 17 का डेटा लिया है पावर बीआई में, 2018 का डेटा मान लो कि क्लाइंट के पास है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, आपने रिपोर्ट बना के उसको दे दिया। लेकिन जब उसके पास 2018 का डेटा आएगा तो वो डेटा अपने आप पावर बीआई में आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐड करना पड़ेगा सर हमें। यस, क्योंकि आपने ये मैन्युअल स्टेप किया, राइट। आपने हर एक टेबल को, इंडिविजुअल टेबल को 15, 16, 17 ऐसे इंडिविजुअल टेबल को पावर बीआई में लोड किया हुआ है, करेक्ट। तो जब तक आप 2018 का डेटा जैसे आपने ये बाकी टेबल्स लोड किए थे वैसे लोड नहीं करते और वापस इस अपेंड में उसको ऐड नहीं करते, तब तक वो डेटा उसको दिखेगा नहीं। लेकिन ये तो एक मैन्युअल प्रोसेस होगा, करेक्ट।
इसमें ऐसा एटोमाइज कुछ नहीं है या डायनामिक कुछ नहीं है। इस प्रोसेस से हम जाएंगे तो हमें हर साल क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, उसको डेटा को अपेंड करके या प्रोसेस करके वापस से रिपोर्ट जनरेट करके देनी पड़ेगी। सो दिस इज नॉट द इफेक्टिव वे, राइट। अपेंड ऑपरेशन इज फॉर व्हाट, कि हमें मान लो कि डेटा डेटा जो है उस डेटा को एक मल्टीपल टेबल्स अगर है तो उसको सिंगल टेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर क्लाइंट्स का डेटा कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, उस केस में ये वाला जो वे आउट है, ये वे आउट काम नहीं करेगा, अपेंड वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ अभी, इसको हम वैसे ही करते हैं। अभी ये स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, इसको अभी क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, टाइमिंग के लिए। सर बोलो। सर इसके पहले लास्ट स्टेप आपके इको है बहुत। सर इसके पहले लास्ट स्टेप अपेंड एज अ न्यू वाला था ना? हाँ, अपेंड एज न्यू वाला, इसलिए तो एक नया टेबल क्रिएट हुआ ना, अपेंड वन करके। ये तीनों टेबल्स वैसे की वैसे ही है, नया टेबल क्रिएट हुआ जिसमें तीनों का डेटा है, ठीक है। सर ते तिघ 2015, 16 आणि 17 एकाच ह्याच्यात घेतले म्हणून तो F&1 क्रिएट झालाय का? हो, आपण आपण ज्यावेळेस अपेंड ऑप्शन यूज केला होता तिथे अपेंड क्युरीज आणि अपेंड क्युरीज एज अ न्यू हे दोन ऑप्शन होते. आपण अपेंड क्युरीज एज अ न्यू घेतलं, म्हणजेच न्यू इन द सेन्स न्यू अपेंड तयार झाला. हा अपेंड वन त्या अपेंड क्युरीज एज अ न्यू ऑप्शन मुळे घेतल्यामुळे हा नवीन टेबल क्रिएट झाला. ज्याच्यात आपण तिघ वर्षाची माहिती फिलअप केली, त्याच्यात आपण 3 वर्षांचा डेटा घेतला. डेटा घेतला. इथे आपल्याकडे 3 वर्षाचा डेटा आहे, 15, 16, 17. ठीक आहे. आता जसा सिनारिओ होता की जर क्लायंटकडे 2018चा डेटा असेल तर त्या केसमध्ये तो कसं रिॲक्ट करेल बाबा, किंवा कसं त्याला तो डेटा ऑटोमॅटिकली आपल्या पॉवर बीआय रिपोर्ट्स मध्ये आला पाहिजे की त्यावेळी तुम्ही रिपोर्ट्स रिफ्रेश करता तेव्हा. सर आपण काय करू, आता आपल्याकडे जो डेटा आहे सर प्रॅक्टिस हा जो तुमच्याकडे डेटा आहे तो प्रॅक्टिस साठी मिळेल का सर आम्हाला? ऍडव्हेंचर वर्क्सचा हा, व त्याची बिकॉज zip file- आमच्याकडे दुसरा कुठला म्हणजे डेटा सोर्स नाही ना हा, प्रॅक्टिस याची झिप फाईल दिलेली ना मी तुम्हाला. दिली काय? हो, ही फाईल दिलेली आहे ना तुम्हाला मी, झिप फाईल. ओके ओके सर, मी बघतो. नाहीतर मी परत क्लास झाला की व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकून देईल परत. येस सर, येस. ओके. सो आपण काय करूया, जो 2018चा आपल्याकडे डेटा आहे ना त्याला आपण टाइम बी डिलीट करून टाकूया. ठीक आहे. आता माझ्याकडे 15, 16, 17 3 वर्षाचा डेटा आहे. ओके. दुसरा वे आउट कसा आहे की लेट्स से मी काय करतो, आता गेट डेटा ऑप्शन मध्ये आपल्याकडे इथे बघा, ज्यावेळेस मी मोर ऑप्शन्सवर क्लिक करतोय इथे माझ्याकडे फोल्डर ऑप्शन आहे, फोल्डर. सो मी हा फोल्डर ऑप्शन घेतोय, याला कनेक्ट म्हणतोय. इथे तुम्हाला पाथ विचारतोय, फोल्डरचा पाथ काय आहे. मी काय करतो, जिथे माझी ही फाईल आहे ठेवलेली. सर हिंदी, सर हिंदी और इंग्लिश सर. ओके ओके, सॉरी सॉरी. यहाँ पे मुझे वो उसने क्या किया, पाथ पूछा कि जिस फोल्डर को आप कनेक्ट करना चाहते हो उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे आप प्रोवाइड करो. एक तो मैं ब्राउज करके जा सकता हूँ, या सिंपली जहाँ पे मैंने रखा है उस पर्टिकुलर फोल्डर का मैं पाथ कॉपी कर सकता हूँ. मैंने वो पाथ कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ठीक है. उसके बाद मैं ओके हिट कर रहा हूँ. यहाँ पे वो इनिशियली मुझे दिखाएगा कि जिस पाथ में, जिस फोल्डर में आपने पाथ दिया था उस फोल्डर में ये फाइल्स है सारी, राइट. कैलेंडर है, कस्टमर है, सेल्स की 3 टेबल्स है, जितनी वहाँ पे CSV फाइल है वो सारी CSV फाइल यहाँ पे वो दिखाएगा, या टेक्स्ट फाइल जितनी भी रहेगी, टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि फोल्डर में जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो सारी यहाँ पे शो करेगा. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं. देखो, ये कंबाइन एक ऑप्शन, पहले तो हमारे पास सिर्फ लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा आता था जब अपन नॉर्मल टेबल लोड करते थे. अभी यहाँ पे कंबाइन ऑप्शन भी आया है. अगर मेरे उस पर्टिकुलर फोल्डर में सिर्फ 15, 16, 17 ये तीन ही टेबल रहते, बाकी कुछ भी नहीं रहता उसमें,
तो मैं ये कंबाइन ऑप्शन यूज कर सकता था, लेकिन अभी मेरे केस में मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स है, राइट, तो मैं डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जब जाऊंगा मैं, तो देखो सबसे पहले ये नेम, मतलब ये जो सारी फाइल्स है ना टेबल्स की, इसमें से मुझे ये 15, 16 और 17 ये 3 फाइल्स सेपरेट करनी है। तो ये कैसे सेपरेट कर सकता हूँ मैं, इसमें फिल्टर डाल सकता हूँ, राइट। जैसे हम एक्सेल में किसी कॉलम के ऊपर फिल्टर डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे नेम के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ इसको, ये जो ड्रॉप डाउन है छोटा उसको, और उसमें टेक्स्ट फिल्टर जो है उस पर टेक्स्ट फिल्टर बचा रहा हूँ, उसमें डाल रहा हूँ। टेक्स्ट फिल्टर के पास मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कंटेंट्स करके एक फिल्टर है, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटेंट्स, और यहाँ पे कंटेंट्स जो कीवर्ड मैं पास कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सेल्स। सेल्स क्यों कर रहा हूँ, ये देखो हमारी जो एडवेंचर वर्क्स की जो फाइल है सेल्स की, इसमें सेल्स वर्ड है, बाकी किसी फाइल में सेल्स वर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये फिल्टर डाल रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई सेल्स रिलेटेड फाइल आ जाती है तो वो फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो मैं ये फिल्टर डाल रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं फिल्टर डाला तो अभी यहाँ पे मेरे पास 3 ही टेबल बचे हैं, करेक्ट। अभी मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ। कंबाइन का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये कंटेंट जो उसके साइड वाला कॉलम रहेगा, वहाँ पे देखो ये 2 एरो जैसा कुछ है, 2 एरो और उसमें नीचे एक लाइन है, इसमें मैं होवर भी करता हूँ तो वहाँ पे वो आएगा कंबाइन फाइल्स करके। मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंबाइन फाइल्स के ऊपर, एक पॉपअप मेरे सामने ओपन हो जाएगा जो मुझे एक जस्ट ओवरव्यू देगा कि जो नया टेबल एक क्रिएट होने वाला है, जो फाइल्स आप कंबाइन कर रहे हो वो कैसी रहेगी। जैसे कि 15, 16, 17 में 8 कॉलम्स रहेंगे, तो वो मुझे कॉलम्स बताएगा, जस्ट ओवरव्यू देगा बेस्ड ऑन टॉप 200 रोज, ठीक है। यहाँ पे मैं बस क्या कर रहा हूँ, ओके हिट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे उसने बैकएंड में ये सारी ये जो क्यूरीज रन की है, यहाँ पे हेल्पर क्यूरीज वगैरह, और ये मुझे एडवेंचर वर्क्स करके एक फाइल क्रिएट हुआ है यहाँ पे उसने मुझे वो अपेंड करके सब ये सारी स्टेप्स उसने पावर बीआई ने खुद करी है, ठीक है। सर इसके एक बार फिर से बताइए हाँ, कैसे ये। मैं बताता हूँ, वापस बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं ये फ्लो कंप्लीट कर लेता हूँ, वापस से मैं एक बार वापस से बताऊंगा इसको पूरे प्रोसेस को, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी मेरे पास ये एडवेंचर वर्क्स की फाइल क्रिएट हुई। सोर्स नेम जो फाइल है, मतलब फाइल का नाम है यहाँ पे 15, 16, 17, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं होम में जाके रिमूव कॉलम्स, इस कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया, और ऑर्डर डेट की बेसिस पे अगर मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया ईयर का अगेन, तो चेक कितने साल का डेटा हमारे पास आया है। सी हमारे पास 15, 16, 17 3 साल का डेटा आया। डिफरेंस क्या किया है हमने, बस इंस्टेड ऑफ फिचिंग वन टेबल इंडिविजुअली, हमने क्या किया, हमने फोल्डर का पाथ दिया, हमने फोल्डर से कनेक्ट किया, और उस फोल्डर में जितनी सेल्स रिलेटेड फाइल थी ना, उस फाइल्स को कंबाइन किया डायरेक्टली। डिफरेंस समझो, यहाँ पे इस केस में अपेंड जो हमने किया था, यहाँ पे हमने एक सिंगल टेबल को इंडिविजुअली फेच करके पावर बीआई में लाए थे, और तीनों टेबल्स आने के बाद यहाँ पे अपेंड किया था। हमने जो दूसरा वे आउट यूज किया था, जिस केस में हमने फोल्डर, इस कनेक्टर जो होता है हमारे पास गेट डेटा में, उस कनेक्टर का यूज करके हमने उस पर्टिकुलर फोल्डर से कनेक्ट किया, और उस फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स के ऊपर फिल्टर लगा के जिस फाइल को हमें अपेंड करना था उनको सेपरेट आउट किया, और उसके बाद कंबाइन कर दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट यह हुआ कि मान लो कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में 15, 16, 17 इस पर्टिकुलर फोल्डर में अगर क्लाइंट बाद में और एक फाइल ऐड कर देता है, मान लो कि एडवेंचर वर्क सेल्स 2018, ऐसी उसने सेम नेम की, नेम शुड बी सेम, इसकी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जिस फाइल, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये तीनों फाइल्स का नेम सेम ही है, तो जो नई फाइल ऐड होगी 2018 की, उसका नेम भी सेम ही होना चाहिए। बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2017 वहां पे आएगा 2018। ये उसका प्री रिक्विजिट है कि नाम आपका फाइल्स का जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फाइल यहाँ पे ऐड हो जाती है
और आपने रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश के ऑप्शंस में दिखाऊंगा आपको। एक तो ये होम बटन में यहाँ पे रिफ्रेश होता है, या पावर बीआई डेस्कटॉप में, ये अपना डेस्कटॉप है, यहाँ पे इधर होता है रिफ्रेश, ये वाला। अगर मैंने रिपोर्ट को रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली 2018 का डेटा इसमें ऐड हो जाएगा हमारे डेटा सेट में। ठीक है, तो ये प्रोसेस को मैं वापस एक बार बता रहा हूं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, इसको क्लोज कर रहा हूं। अभी स्टार्ट से करते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले मैं होम में गया, यहाँ पे मेरे पास गेट डेटा है। गेट डेटा के ऊपर जाके मैंने मोर पे गया, यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन है, पहले ही ऑल्स में पहले ही आएगा फोल्डर। अगर मिलता नहीं है तो सर्च करो यहाँ पे फोल्डर करके। इस फोल्डर वाले कनेक्टर को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे वो फोल्डर का पाथ पूछेगा, आप ब्राउज करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जा सकते हो, या जो फोल्डर आपने जहाँ पे सेव किया है उस पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ डायरेक्टली कॉपी करके उस वहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी वे आउट चलेगा। मैंने वो पाथ यहाँ पे दिया, ओके किया। यहाँ पे मेरे पास उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी फाइल्स अवेलेबल है वो सारी फाइल्स यहाँ पे मुझे वो शो कर रहा है। अभी हमने जब सिर्फ टेबल लोड किया था पावर बीआई में, तब मेरे पास लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा ये दो ऑप्शन थे। अभी यहाँ पे मेरे को एक और ऑप्शन दिख रहा है, कंबाइन करके। दिस कंबाइन ऑप्शन इज फॉर व्हाट, अगर मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर में सिर्फ ये 15, 16, 17 ये 3 फाइल्स होती तो मैं डायरेक्टली इस कंबाइन ऑप्शन का यूज करके इन तीनों टेबल्स को एक में ही कंबाइन कर सकता था। लेकिन अभी मेरे केस में उस पर्टिकुलर फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हैं, तो मैं पावर क्यूरी में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल नेम का जो कॉलम है, उस नेम के कॉलम में मेरे को जितनी फाइल्स उस पर्टिकुलर फोल्डर में थी वो सारी फाइल्स के नाम दिख रहे हैं। मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, बस ये 3 फाइल्स में, जिसमें 15, 16, 17 मतलब इन शॉर्ट मैं सेल्स की फाइल्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर के थ्रू एक फिल्टर लगा रहा हूँ कि जिस फोल्डर में, जिस फाइल में सेल्स नाम हो वो सारी फाइल्स सेपरेट आउट कर दो। मैं कंटेंट्स में सेल्स डाल रहा हूँ यहाँ पे कीवर्ड, और ओके कर रहा हूँ। तो नेम के कॉलम में से सेल्स की जो फाइल थी वो फिल्टर आउट हो गया। अभी मेरे पास 3 फाइल है। ये स्टेप के बाद उसके साइड वाले, अभी मुझे इन तीनों टेबल्स को कंबाइन करना है। तो कंबाइन के लिए कंटेंट का जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे राइट हैंड साइड में एक कंबाइन फाइल्स का एक बटन क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो, ये 2 एरो नीचे है और नीचे एक लाइन है। उस पर मैंने अगर क्लिक किया तो जैसे जो नया टेबल क्रिएट होने वाला है उसका एक फर्स्ट 200 रोज का एक वो स्कीमा दिखाएगा आपको, कि स्ट्रक्चर दिखाएगी ऐसा टेबल लोड होने वाला है। इसके बाद जस्ट मैं ओके पे हिट कर रहा हूँ। तो पावर बीआई में ये बैकएंड में सारी क्यूरीज रन होके आपको डेटा कंबाइन करके मिलेगा, इन शॉर्ट अपेंड करके मिलेगा। ये सोर्स नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर डेट से ही मेरा टेबल्स में डेटा है। तो सोर्स नेम की पर्टिकुलर कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एडवेंचर वर्क्स का फोल्डर क्रिएट हुआ। इसमें 3 साल का डेटा अवेलेबल है। समझ गए? यस सर। कर लो Yes, sir. ये स्टेप कर लो। सर मेरा मिस हो गया थोड़ा। कहाँ से मिस हो गया आपका? अभी हाफ एन आवर मिस हो गया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो रिकॉर्ड है ना सर आपका भी? हाँ, रिकॉर्डेड में है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ सर यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कंबाइन, लोड, ट्रांसफर और कैंसिल। तो वो सिलेक्ट कहाँ से करना है सर? 50? नहीं, आपको कंबाइन
कंबाइन, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल, ये जो 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आपको हाँ ये ट्रांसफॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको उस फोल्डर में जितनी फाइल्स है वो सारी दिख रही होगी ना वहाँ पे अभी। यस यस, अभी अभी फिल्टर सर लगा सकते हैं ना उसके ऊपर। हाँ, अभी ट्रांसफॉर्म डेटा में जब आप जाओगे, पावर क्यूरी में जब आओगे, तब नेम के कॉलम के ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हो। नेम, ओके यस, नेम, हाँ यस, थैंक यू सर। उसमें नेम में टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप डाउन करो और टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट्स में सेल्स का फिल्टर लगाओ। ओके, वहाँ पे ही ना सर 2017 लगाते ही आगे। नहीं, अभी देखो, हाँ ये सेल्स सेल्स हो गए, लग गया सर। ये यहाँ पे नेम का जो कॉलम है ना, ये यहाँ पे यस यस, टेक्स्ट फिल्टर, कंटेंट्स। एडवेंचर वर्क सेल्स 2015, 16 एंड 17। हाँ, तीनों फाइल्स आ गई, तो उसके साइड में ये देखो, ये कंबाइंस का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक यस करना है और ओके करना है बस। यस सर, होगा। ओके, हो, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोजर अप्लाई करते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास अपेंड 1 जो हमने अपेंड से जो किया था वो भी फाइल है, और एडवेंचर वर्क्स नाम की जो दूसरी फाइल है जहाँ पे हमने फोल्डर से डेटा लिया था वो भी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक डेटा ऐड करके देखते हैं यहाँ पे 2018 का डेटा, और वो हमारी फाइल में ऑटोमेटिकली ऐड होता है कि नहीं होता है, वो क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा ही डेटा लेते हैं। एक महीने का लेते हैं, ध्यान रखो। इसको सेव कर रहे हैं, 18 का डेटा, और इस फाइल का जो नाम है इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब डेस्टिनेशन फोल्डर में या सोर्स में हमने 2018 का डेटा ऐड कर दिया। अभी हम पावर BI डेस्कटॉप में जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल तो हमारे पास
या जो एडवेंचर वर्क्स का जो टेबल है, इसमें अगर हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास 15, 16, 17 का ही डेटा है, 3 साल का भी। हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडवेंचर वर्क्स में। लेट्स से यहाँ पे कॉलम हमने नहीं ऐड किया था, न्यू कॉलम एक ऐड करते हैं। तो डेक्स जो है हम बाद में देखेंगे, इससे हम ये डालें। ठीक, हमारे पास 15, 16, 17, 18 4 साल का डेटा है। मतलब डेस्टिनेशन फोल्डर में हमने बस फोल्डर वहाँ पे ऐड कर दिया, तो डेटा अपने पर रिफ्रेश हुआ, रिपोर्ट तो ऐड हुआ हमारे रिपोर्ट्स में। क्या मतलब हुआ? सर ये डायनेमिक है सर बिल्कुल पूरा। जी, पूरा पूरा डायनेमिक। ऑटोमेटिकली जैसे सर ऑटोमेटिकली फोल्डर पे जी डेटा आएगा, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। जी, अभी जो हमने अपेंड से जो किया था उसमें हमने देखा तो वहाँ पे 3 ही साल का ये डेटा। यस सर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया आपको? अपेंड क्यूरी हमने किया था और बाद में फोल्डर ऑप्शंस क्यों लिया। अपेंड क्यूरी जब हमने किया था तो वहाँ पे बस इंडिविजुअल टेबल्स जो होते वो अपेंड हो गए एक दूसरे के ऊपर। लेकिन हम जब हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, तो उस केस में हमने क्या किया, फिर फोल्डर्स का कनेक्टर जो था उसको यूज करके अपेंड किया या कंबाइन किया डेटा को, ताकि जब वहाँ पे क्लाइंट्स अपना डेटा अपडेट करें उस पर्टिकुलर फोल्डर में, तो रिपोर्ट्स भी रिफ्रेश होगा, तो अपने आप डेटा को पिक कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं वापस। मुझे अभी ये जो टेबल थे 15, 16, 17, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इन शॉर्ट अगर यहाँ पे देखो, मैं अगर 2015 के टेबल को डिलीट करने जाऊँ तो वो डिलीट होगा क्या? देखो, डिलीट का ऑप्शन वो क्या बोल रहा है कि ये टेबल जो है, ये टेबल ऑलरेडी एक क्यूरी में यूज हुआ है अपेंड वन करके। तो पहले तो आप अपेंड वन को डिलीट करो और उसके बाद ये वाले टेबल्स को डिलीट करो। इन शॉर्ट पावर बीआई में अगर किसी टेबल्स को यूज करके एज ए पेरेंट बना के आपने कोई टेबल्स क्रिएट किए होंगे, तो जब तक आप वो चाइल्ड्स को डिलीट नहीं करते तब तक आप पेरेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली पेरेंट को डिलीट कर नहीं कर सकते, आपको एरर शूट करेगा कि आप डिलीट नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी चाइल्ड जनरेट होते हैं यहाँ पे, तो उन चाइल्ड्स को आपको सारे चाइल्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप मेन टेबल्स को डिलीट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ये अपेंड वाला जो है इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आपके इसमें उसको रख सकते हो, कुछ इशू नहीं है बाद में अपेंड्स की प्रैक्टिस के लिए। मैं मेरे यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये 15, 16, 17 का भी टेबल्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडवेंचर वर्क्स में उनको कंबाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एडवेंचर वर्क्स में वो तीनों टेबल्स है। वापिस से हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव करेंगे। ये जो अभी हमने जो एडवेंचर वर्क्स में जो सेल्स का जो नया टेबल बनाया है, ये इसमें किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, ये प्रोडक्ट का टेबल एक बार ले लेते हैं अपन, थोड़ा 15 मिनट में हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन।
तो टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर से आप प्रोडक्ट का टेबल जो है उसको लोड करो और ट्रांसफॉर्म डेटा में किया लोड इसको नहीं सर कर रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। ठीक है? इस टेबल प्रोडक्ट में हाँ प्रोडक्ट सब कैटेगरीज नहीं प्रोडक्ट वहाँ पे अभी 3 अपने को टेबल कौन है सा लोड करना है? प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट सब कैटेगरी? एक प्रोडक्ट करके भी है ना 3 टेबल है प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट सब कैटेगरी और एक प्रोडक्ट हाँ, तो प्रोडक्ट लिखो एडवेंचर वर्क प्रोडक्ट ओनली। हाँ प्रोडक्ट सर सर आता आपण हे आता सेल्सचे जे 3 डेटा सेट आपण अपलोड केले सीएसव्ही फाईल आणि आता आपण प्रोडक्ट करतोय आणि दरवेळेस सर आपण पॉवर क्वेरी मध्ये काहीतरी ऑपरेशन केलं ते अप्लाय आणि लोड क्लोज अप्लाय करतोय समथिंग करतोय ओके मग ते दरवेळेस सेम फाईल अपलोड होते असं नाही होत का सर? नाही होत तू ऑलरेडी जी फाईल अपलोड केलेली आहेस ना ती इथे स्टोअर आहे ओके ती परत अपडेट ज्याच्यावरती हा हां ती इथेच Click इथेच आहे फक्त तेच. रिफ्रेश होते ती काय करते आता लेट्स से तू क्लोज एंड अप्लाई ज्यावेळेस करतोय तो वो मैं हिंदी में बता रहा हूँ जब आप क्लोज एंड अप्लाई करते हो ना तो वो फाइल क्या करती है आपकी मान लो कि आपने इस टेबल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया प्रोडक्ट के टेबल के ऊपर और ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आप क्लोज एंड अप्लाई जब करते हो तो जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप में यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में जाते हो ना तो सारे टेबल्स आपको दिखते हैं कि सारे लोड हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं कैलेंडर या कस्टमर वो टेबल्स क्या करते हैं ये जो अप्लाइड स्टेप्स है ना ये अप्लाइड स्टेप्स आपके ये अप्लाइड स्टेप्स कंप्लीट करके लोड हो जाते हैं ओके वो बार बार मतलब वापस सोर्स को जाके वो वापस डेटा को लोड नहीं करते हैं वो आपने यहाँ ऑलरेडी लोड कर चुके हो ना उसको ठीक है ये टेबल लोड कर लिया प्रोडक्ट का Yes, sir. इस टेबल में प्रोडक्ट साइज करके एक कॉलम है प्रोडक्ट साइज वो कॉलम मुझे नहीं चाहिए उसको रिमूव करना है कैसे रिमूव कर सकते हैं सर लेफ्ट क्लिक Remove columns करके. यस एक तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके रिमूव कॉलम्स कर सकता हूँ राइट क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ रिमूव अदर कॉलम्स किया तो क्या होगा अदर कॉलम रिमूव हो जाएंगे रह जाएगा ये वाला। यस Size का column. साइज का कॉलम Other रह columns जाएगा remove हो जाएंगे. अदर कॉलम्स रिमूव हो जाएगा सो मैं साइज का रिमूव करना है तो मैं पर्टिकुलर ही रिमूव करता हूँ ओके अभी ये प्रोडक्ट का की जो है इसको आप ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ही है इसको असेंडिंग करने की जरूरत नहीं है असेंडिंग किसी का अगर असेंडिंग नहीं होगा तो इसको असेंडिंग कर लो प्रोडक्ट की सर हाँ बोलो एक बार बताओ ना क्या रिमूव किया? प्रोडक्ट साइज का एक कॉलम था उसको रिमूव किया तृप्ति तृप्ति आवाज कैसी कर रहे हो यस सर डन। वे सर क्या रिमूव किया सर? प्रोडक्ट साइज प्रोडक्ट साइज। ओके अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस के 2 कॉलम है
तो आप क्या करो, अभी ये मुझे ये 2 डेसिमल तक चाहिए, 13.08 यहाँ तक ही चाहिए, इसको राउंड करो 2 डेसिमल तक। आपको स्टेप पता है उसको कैसे राउंड करना है? सर जस्ट रिमूव पे क्लिक करने का ना प्रोडक्ट हाँ साइज में। उस कॉलम पे राइट क्लिक करो और रिमूव कर दो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस, इस 2 कॉलम्स में जो वैल्यूज है वो मुझे राउंड अप चाहिए 2 डेसिमल तक ओनली, 4 डेसिमल नहीं चाहिए, 2 डेसिमल ही चाहिए। डन सर। डन सर। ओके, तो अभी और एक मेरी रिक्वायरमेंट है। मान लो मैंने मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उस प्राइस के ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया है, 15% का मैंने डिस्काउंट दिया है प्रोडक्ट प्राइस के, मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस की। तो मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए, उस कॉलम में मुझे डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, 15% डिस्काउंट जो मैंने दिया है उसको माइनस करके जो प्राइस रहेगी वो प्राइस मुझे उस कॉलम में चाहिए। समझ रहे हो? प्रोडक्ट प्राइस मान लो 34.99, यहाँ पे जो वैल्यू है 34.99, इस पे मैंने 15% डिस्काउंट दिया है। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू मुझे नए कॉलम में चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस करके, ऐसे कॉलम का नाम रहेगा। उसको कैसे कर सकते हैं? सर कंडीशनल कॉलम में से करना पड़ेगा क्या? एडिशनल ऐड कॉलम से कॉलम नंबर्स पे जाके स्टैंडर्ड करके माइनस सब्ट्रैक्शन सर ऐसे करके कर सकते हैं, -15% शायद ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत सारे लेआउट है। कोई मान लो कि 100 रुपीज़ आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है और आपने उस पर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हुई मेरी? 85 हुई है, करेक्ट? बराबर ना? वैसे ही हुआ ना। अगर मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट है और उस पर मैंने 15 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हुआ? 85 हुआ ना। यस सर। तो सेम वे का लॉजिक यहाँ पे लगाना है। सर कस्टम कॉलम क्रिएट करून तिथे प्रोडक्ट प्राइस माइनस प्रोडक्ट प्राइस इंटू 0.15। यस करेक्ट, दैट द वे हम क्या कर सकते हैं, कस्टम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको नाम देंगे डिस्काउंटेड प्राइस। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मान लो कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है, राइट? इस प्रोडक्ट की प्राइस को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। यस सर। मैं प्रोडक्ट प्राइस माइनस प्रोडक्ट प्राइस इंटू 0.15 करूँगा तो भी सेम ही आएगा, या मैं प्रोडक्ट प्राइस को 0.85 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी सेम ही आएगा, करेक्ट? और इसको मैं राउंड अप कर रहा हूँ 2 डेसिमल। ठीक है, मतलब 34.99 का अगर मैंने 85% से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो मेरे 15% डिस्काउंट की वैल्यू आएगी, करेक्ट? सर नहीं समझा सर, वापस बोलोगे क्या? अभी मान लो 100 रुपीज़ का मेरा प्रोडक्ट है, बराबर, और मैंने उस पर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो मेरी डिस्काउंटेड प्राइस 85 हुई। ये लॉजिक बराबर है, राइट। बराबर। तो अगर मुझे 85 वैल्यू लानी है तो 85 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक तो क्या कर सकता हूँ 100 माइनस 100 इंटू 0.15,
बराबर 100 माइनस 100 इंटू 0.15 तो 85 आएगा, या 100 इंटू 0.85 तो 85 आएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा नहीं सर। समझे? अरे देखो, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए के प्रोडक्ट पे अगर मैंने 15% का डिस्काउंट दिया तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है डिस्काउंटेड प्राइस वो 85 रुपीज हो जाएगी। तो ये राइट 85 आया कैसे एक्चुअली? राइट। अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक देखूं तो 85 वैल्यू आएगी कैसे? 100, मेरी जो ओरिजिनल प्राइस थी 100, उस 100 में से जितना मैंने डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट माइनस होगा, तब वो ओरिजिनल मेरी जो डिस्काउंटेड प्राइस 85 वो आएगी। बराबर यस बराबर। सो मेरी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? यस 100 रुपीज थी, और मैंने जो अगर 15% का डिस्काउंट दिया है तो 15% का डिस्काउंट कितना हुआ? अगर 100 रुपए में मैंने 15% का डिस्काउंट दिया है तो वो 15 हुआ ना। हाँ सर, 15 रुपए। तो 100 100 माइनस रुपये। 15 85 हुआ। यस तो ये अगर लॉजिक है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर रहा हूँ और आंसर ला रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस को जितना मेरा, मान लो कि मैंने 15% का डिस्काउंट दिया है तो एक्चुअल प्राइस होगी 85% ना। तो मैं ओरिजिनल प्राइस को 85% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी मेरे को सेम प्राइस आउटपुट मिलेगा 85। नहीं समझे? तो कोई समजलं सर. हाँ समझले सर. कन्फ्यूज नका होऊ, जस्ट सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे, बाकी काय. समजलं ना? का अजून एक्सप्लेन करू एकदा? समजलं. ठीक है. आता अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास ये प्रोडक्ट SQA का एक कॉलम है, बराबर. इस प्रोडक्ट SQA के कॉलम में से जो यहाँ पे देखो, ये HL-U509-R ऐसा एक वर्ड है यहाँ पे, या कुछ भी टेक्स्ट है, तो मुझे क्या चाहिए, ये मुझे बीच वाला जो है ना U509 इतना ही चाहिए मुझे. ये पहले वाला भी नहीं चाहिए, या बाद वाला भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये U509 चाहिए. तो इसको कैसे ला सकते हैं अपन? एक नए कॉलम में चाहिए मुझे. SKU टाइप करके कॉलम का नाम बनेगा, SKU टाइप, और मुझे उसमें ये आउटपुट चाहिए U509. स्प्लिट कॉलम सर. ऐड कॉलम सर कस्टम कॉलम. और सर ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन में जाके ऐड कॉलम में एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट टेक्स्ट बिफोर डिलीमिटर करना पड़ेगा. टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, आफ्टर डिलिमिनेटर, बिटवीन डिलिमिनेटर, बिटवीन डेलीमीटर. बिटवीन डिलिमिनेटर्स. राइट. सर क्वेश्चन क्या है आपका सर? करना क्या सर आप? ये देखो, ये HL-U509-R है ना, मुझे सर. सिर्फ ये बीच वाला चाहिए U509. तो सर बिटवीन यूज होगा इसमें. बिटवीन डिलीमिटर है. बिटवीन डेलिमीटर और सर डैश इसमें सर वो होगा. सर होम मध्ये जाऊन स्प्लिट कॉलम सोपं पडेल. त्याच्यामध्ये लेफ्ट मोस्ट राईट मोस्ट दोन्ही पण सिलेक्ट करता येईल आपल्याला. होम मध्ये जाऊन काय मला स्प्लिट कॉलम. येस येस स्प्लिट कॉलम हे बघा तो साईडला आहे. हा तिथे बाय डिलिमिटर करा. तिथे खाली विचारा की लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर करा. तिथे तिथे वरती नाव काय तो डिलिमिटर तोच आहे. हा बस ओके ओके. हे असं आउटपुट येईल. आणि त्याला तो वरती मैंने नाव बिटवीन प्रोडक्ट SQL. डेलीमीटर बिटवीन किया, डैश दिया तो हो गया. बिटवीन वाला वही था. बट हमें ये नहीं चाहिए था ना, हमें कैसे चाहिए था, ये चाहिए बस U509 चाहिए, HL नहीं चाहिए. सर ट्रांसफर, एक्सट्रैक्ट, बिटवीन सर वो एंड देन बिटवीन डिलीमिटर डैश का डैश करके ही आता है टेक्स्ट बिटवीन बिटवीन. यस डिलीमिटर. सर.
and then after हाँ dash dash डैश and dash and okay, that's it. ओके ये आ गया। अभी मान लो ये जो टेबल है, ये जो कॉलम है, इसमें से मुझे ये अगर ये चाहिए था तो U509 डैश आर dash r तो डैश आर भी चाहिए। टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेट सर राईट मोस्ट केलं वरती तरी जमा सर तसं पण सेम स्प्लिट कॉलम मध्ये जाऊन राईट मोस्ट लेफ्टच्या ऐवजी पण राईट मोस्ट केल्यानंतर तो डेलिमिटर घेईल का? transfer फक्त आपल्याला आर सेपरेट पाहिजे ना सर तो आर एम सर रेंज करू शकतो हम्म? सर ऐड कॉलम पे एक्सट्रैक्ट करके हाँ, अभी टेक्स्ट बिफोर डेली आफ्टर रेंज कर सकते हो सर बताओ, आप बताओ मुझे क्या बिफोर लू, सर आफ्टर आफ्टर लू, आफ्टर यस आफ्टर में जाके क्या फिर कौन सा Dash. डेलिमिटर डैश। ओके एंड यस सर आपल्याला फक्त ते आर एम एल असं आउटपुट पाहिजे ना सर बी वगैरे आणि त्याच्याला जाऊन आता मला फक्त जर हे पाहिजे नसेल आर एम, हा जो सेकंड डिलिमिनेटर आहे ना, या सेकंड डिलिमिनेटरच्या नंतर जी व्हॅल्यू शिल्लक राहते ते ॲज आउटपुट जर हवं असेल तर कसं करणार? सेम सर ऐड एक्सट्रैक्ट उसके बाद ऑप्शन होम मध्ये जाऊन सर तसं जमू शकतं का राईट मोस्टला करून ऐड तसं मला जमलं. ॲड एक्स्ट्रॅक्ट आगे एक्सट्रैक्ट एंड आफ्टर की जगह बिफोर आ जाएगा सर। बिफोर, बिफोर में डिलिमिनेटर कौन सा दोगे? वो डैश जो है सर एस दूंगा तो उसको कैसे पता चलेगा दो कि कौन सा दोन डॅश डिलिमिनेटर सर लेना? एक काम करा सर होम अच्छा, मध्ये जा सर होम मध्ये जा मध्ये गेलो, हा ते कॉलम सिलेक्ट करा एकच मिनिट आहे. हे एक आहे प्रोडक्ट इसके कॉलम सिलेक्ट करा स्प्लिट कॉलम स्प्लिट हाँ. कॉलम, बाय डिलिमिटर नाही बाय डिलिमिटर हा तिथं राईट मोस्ट डिलिमिटर क्लिक करा राइट मोस्ट डिलिमिटर, ओके आलं साईडला नाही इकडे इकडे ना ते सर आर एम एल बी नहीं बट आता याचा आउटपुट, इसका जो आउटपुट था ये इसमें इस केस यस में यस यस वो सेटिस्फाइड नहीं करता ना, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए था वैसे तो। गॉट इट मग सर लेफ्टनी रिमूव्ह करून एक कॉलम बनवून परत राईट मोस्ट असं करावं लागेल हम यहाँ पे पावर क्यूरी में पावर बीआई को कैसे बता सकते हैं कि तुमको ये फर्स्ट वाला जो डिलिमिनेटर है ना इसको स्किप करना है और सेकंड वाला जो डिलिमिनेटर है उसको कंसिडर करो। एडवांस ऑप्शन आई थिंक फिर तो देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में मैं गया, ठीक है, सॉरी ऐड कॉलम में जाते हैं, ऐड कॉलम में गए, एक्सट्रैक्ट में टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, स्पेस डैश यहाँ पे एडवांस एडवांस ऑप्शन, ऑप्शन डिलिमिनेटर मैंने दिया ये, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट नंबर ऑफ डिलिमिनेटर टू स्किप, यहाँ पे मैंने 1 डाला। सॉरी इसने ये दे दिया, ये दिया ना आपने, चलिए 5, हाँ ओके, ये आउटपुट मिला हमें एच एल यू का, मतलब इस वे से अपन कर सकते हैं इसको। जैसे अभी हमने टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर लिया ना, तो आफ्टर डिलिमिनेटर कर सकते हैं और स्किप इसको 1 कर सकते हैं। मान लो ये मैंने प्रोडक्ट लिया, ऐड कॉलम में गया, एक्सट्रैक्ट में आफ्टर डिलिमिनेटर, एडवांस ऑप्शन में
डिलिमिनेटर मैंने ये पास कर दिया, एक डिलिमिनेटर मैंने स्किप कर दिया। ये देखो ये RNL, ठीक है। तो ये एडवांस ऑप्शन में भी एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि हम अगर डिलिमिनेटर चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। कई बार हमें वो ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए होता है, या ये बस HLU509 चाहिए तो स्किप करना है। मल्टीपल हो सकता है कि टेक्स्ट बड़ी हो, स्ट्रिंग बड़ी हो, उसमें 2-3 डिलिमिनेटर हो, आपको स्किप करना है, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये इस वे को, ठीक है। और लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रोडक्ट स्टाइल का कॉलम है अपने पास, प्रोडक्ट स्टाइल का ये वाला कॉलम है प्रोडक्ट स्टाइल का। अगर मैं इसको देखूं, इसमें देखो ये टेक्स्ट के साथ ना एक यहाँ पे 0 भी है। यस सर। तो ठीक है ना, ये कैसा हो गया, ये मिक्स डेटा टाइप हुआ है। वो 0 को भी कंसिडर कर रहा है इस डेटा में, बट 0 का कोई मीनिंग नहीं बनता है इस पर्टिकुलर डेटा सेट में, क्योंकि यहाँ पे MUW है। हम क्या कर सकते हैं, इस 0 को रिप्लेस कर सकते हैं किसी टेक्स्ट से। यस सर। तो इस 0 को रिप्लेस कर दो NA से, नॉट अवेलेबल, NA। ओके सर। मैंने प्रोडक्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया, मैं नया कॉलम नहीं बना रहा हूँ, इसमें ही ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस वैल्यूज, फाइंड करना है 0, रिप्लेस करना है NA से, ठीक है। डन। इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दो और फाइल को सेव कर लो। डन सर। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, कल बाकी के टेबल लोड करके हम मॉडल क्रिएशन में काम करेंगे, पर पावर क्वेरी हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। सर आपलं डॅक्स कधी सुरू होईल सर आपलं? डॅक्स आपलं एकदा मॉडेलिंग झालं ना, आपलं मॉडेल व्ह्यू, डेटा मॉडेलिंग ना? हां डेटा मॉडेलिंग झालं ना की मग ॲक्च्युअल रिपोर्टिंगच्या आधी आपण डॅक्स घेणार, आणि म्हणजे रिपोर्टिंग आणि डॅक्स सायमल्टेनियसली चालणार। आणि सर जेवढे आपल्याकडे टेबल्स आहेत, सॉरी CSV फाइल्स आहेत, सगळे आपण त्या डेटा मॉडेलिंग मध्ये टाकणार आहे का? हो। थँक्यू सर। सर ये डैक्स है क्या सर? तो बताएंगे शॉर्टकट में, ऐसे 1-2 वर्ड में। जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूला यूज करते हो, जैसे कोई कॉलम हाँ। को आपको समेशन करना होता है तो आप फॉर्मूला लिखते हो, लाइक सम ऑफ दैट, वो रोज रेंज सेलेक्ट कर लेते हो। राइट। वैसे ही यहाँ पे आपको अगर किसी कॉलम का सम करना हो, कोई उस पे कैलकुलेशंस करने हैं, कोई लॉजिक बिठाना है आपको, हाँ या वो आई रिमेंबर। लॉजिक हम डेक्स से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। ठीक है। फाइल सेव कर लो और मिलते हैं कल अपन। मैं Yes, sir. ये Good night. ये जो आज की रिकॉर्डिंग है ये नोना सर को भेज रहा हूँ, वो अपलोड कर देंगे। ओके सर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। थँक्यू सो मच सर, गुड नाईट।